नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। भ्रष्टाचार को लेकर बिहार सरकार कितनी गंभीर है, या फिर यूं कहें कि भ्रष्टाचार पर बिहार सरकार के जीरो टॉलरेंस की सच्चाई क्या है। हाल के दिनों में भ्रष्टाचार के कुछ मामले पर गौर करें तो आपको साफ पता चलेगा कि सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को बजाय सजा दिलाने के बचाने का ज्यादा प्रयास कर रही है, या फिर ये देखती है सरकार कि क्या भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा वो अधिकारी बच सकता है, तो उसको बचाने का भरपूर प्रयास होता है, और अगर नहीं बचने वाला होगा तो फिर थक हार कर सरकार उस पर कार्रवाई का आदेश देती है। इसके उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, बिहार के डीजीपी रह चुके एसके सिंघल बिहार के डीजीपी रहे, और डीजीपी रहते हुए बहुत सारे कारनामे हुए, बहुत सारी चर्चाएं हुई उन पर। लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसकी चर्चा मैं यहां फिर से करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस पर काफी कुछ बोल चुका हूं। अक्टूबर 2022 की वो घटना है, और उस समय पूरे देश में डीजीपी साहब को लेकर एक बड़ा लोग सोच रहे थे कि ऐसा भी डीजीपी हो सकता है कि एक फर्जी व्यक्ति, व्यक्ति फर्जी नहीं था, व्यक्ति फर्जी पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कर बन के डीजीपी साहब को फोन करता रहा, और एक बार नहीं किया, दो बार नहीं किया, तीन बार नहीं किया, अनेकों बार किया, और डीजीपी साहब पकड़ नहीं पाए कि वो जो व्यक्ति जो है, जिसका नाम अभिषेक अग्रवाल है, शायद इस मामले में अभी वो बेल पे है, वो फर्जी है। अंत में जाके इनको पता चला कि अरे हम तो फर्जी चीफ जस्टिस से बात कर रहे थे। अब सोचिए, पुलिस का सबसे चीफ बिहार का, और इतना बड़ा ब्लंडर। और जब सरकार से पूछा गया इसके बारे में, तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा, अरे भाई रिटायर होने वाले हैं, अक्टूबर की बात है, दिसंबर में रिटायर होने वाले हैं, अब क्या कार्रवाई करें। ठीक है, कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनको बना दिया गया केंद्रीय चयन पर्षद का अध्यक्ष, जो सिपाही भर्ती करती है बिहार पुलिस में। अब सोचिए कि सिपाही भर्ती के लिए अगर ऐसे व्यक्ति को चुना जाएगा तो कैसे सिपाही भर्ती होंगे। तो उनको सिपाही भर्ती का सर्वे सर्वा बना दिया गया। उसके बाद 21,000 कुछ की वैकेंसी निकाली गई, और उसके लिए विज्ञापन मार्च 2023 में निकाला गया। 1 अक्टूबर 2023 को परीक्षा हुई भी पहली पाली की, लेकिन उससे 4 दिन पहले ही क्वेश्चन पेपर बाजार में आ चुके थे, और आने के बाद भी मानने को तैयार नहीं कि पेपर आउट हो चुका है, पेपर लीक हो चुका है। खैर, बाद में परीक्षाएं रद्द हो गई, जिसकी परीक्षा इस साल अगस्त में 2024 का अगस्त में हुई, फिर से ली गई। तो कहने का मतलब यह है कि इस सारी प्रक्रिया में आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच कर रहा था, और बहुत सारे लोग इसमें गिरफ्तार भी हुए। एक चार्जशीट पहले दाखिल हुआ, उसमें इनका नाम नहीं था। एक दूसरा भी चार्जशीट दाखिल हुआ, उसमें भी इनका नाम नहीं दिया गया। अब खबर जो छपी अखबारों में, जैसे हिंदुस्तान में मैंने देखा, 2 दिन पहले भास्कर ने तो काफी कुछ लिख दिया था कि उन्होंने 10% का कमीशन लिया था एसके सिंघल ने। खैर, वो तो अखबार की बात है। तो ये कहा गया है कि उनको दोषी पाया गया है इस पेपर लीक में, जबकि शुरुआत से सबको मालूम था, क्योंकि जो प्रश्न पत्र लीक हुआ, जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, वो प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ है। और प्रिंटिंग प्रेस ऐसा था जो एक कमरे में चलने वाला प्रिंटिंग प्रेस, जिसका कोई अनुभव नहीं था, उसको इन्होंने प्रश्न पत्र छापने का ठेका दे दिया था।
बहुत सारी कहानी है इसमें, बहुत मैं संक्षेप में बता रहा हूं। तो दोषी ये पहले दिन से थे, लेकिन अब जाकर आर्थिक अपराध इकाई को लगा कि भाई ये उनको भी अब डालना पड़ेगा, तो उन्होंने डीजीपी को पत्र भेजा है कि इन पर कार्रवाई करने की अनुमति दी जाए, अनुशंसा की है। कहने का मतलब ये है कि एक बार जब डीजीपी के तौर पर बिहार डीजीपी रहते हुए जब एसके सिंघल को अभय दान मिल गया, तो एसके सिंघल ने यह सोचा कि अब तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, तो बिंदास रूप से उन्होंने जब अगली पोस्टिंग हुई तो उसमें अपना खेल शुरू कर दिया। उसके बावजूद जो जांच एजेंसियां हैं उनको काफी समय लगा उन तक पहुंचने में, एसके सिंघल तक। अब अनुशंसा की है, अब देखिए कब तक सरकार अनुमति देती है। अनुशंसा की बात आई तो याद आप करिए कि 2 दिन तक, मंगलवार बुधवार 2 दिन तक बिहार के काडर के जो आईएएस अधिकारी हैं संजीव हंस के यहाँ छापा पड़ा, उनके ठिकानों पर, उनके रिश्तेदारों के यहाँ, उनके दोस्तों यारों के यहाँ, सबके यहाँ, दिल्ली, मुंबई, पुणे, गुड़गांव, सब जगह छापा पड़ा। बहुत सारा बरामद हुआ है, 80-90 लाख कैश, ये तो अखबारों में आ ही चुका है। चांदी का बहुत कुछ मिला है। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है कि ईडी ने 10 दिन पहले ही सरकार को ये लिखा कि इन लोगों के खिलाफ, इसमें गुलाब यादव भी हैं जो पॉलिटिशियन हैं, इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होना चाहिए। 10 दिन हो गए और इसके लिए सारा कुछ सबूत, सब कुछ वीडियो क्लिपिंग, कई वीडियो क्लिपिंग और जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो या तमाम तरह के जो हम कह सकते हैं कि दस्तावेज है वो उपलब्ध कराए गए। लेकिन सरकार ने अभी तक अनुमति नहीं दी है इन पर डीए केस कराने की, जबकि संजीव हंस पर जुलाई में छापा पड़ चुका है। उससे पहले उन पर जो आरोप थे रेप के, हालांकि हाईकोर्ट ने केस कर दिया उसको, सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला चल ही रहा है। तो कहने का मतलब कि सरकार ने उनको जो है अभी तक उनकी अनुमति नहीं दी, अनुशंसा नहीं, मतलब अनुशंसा पर यह नहीं, निर्णय नहीं दिया है कि इन पर डीए आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया जाए। ईडी ने हाल ही में आपने देखा होगा कि बालू माफियाओं की संपत्ति जब्त की, जिसमें सुभाष यादव और भी लोग थे, उसमें सेठ जो जनता दल यू के एमएलसी हैं, राधा चरण सेठ, अशोक कुमार, ब्रॉडसन कंपनी से जुड़े हुए लोग, जिसमें कुछ आरजेडी में है, कुछ जेडीयू में है। खैर माफिया तो कहीं भी जा सकते हैं। तो उनकी संपत्ति जब्त की और ये कहा कि इन्होंने पिछले कई वर्षों में 250 करोड़ से ज्यादा जो टैक्स है वो उसकी चोरी की है। हमारा सवाल ये है कि सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं वो क्या करती है? ईडी लाकर सबूत देती है कि भाई ये चीज है, इस पर कार्रवाई करो। ईडी कहेगी, सीबीआई कहेगी, तब आप कार्रवाई करेंगे। आपके राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट हो रही है, लेकिन आप चुपचाप बैठे रहेंगे। वही कोई आम व्यक्ति होगा तो 1 मिनट नहीं लगेगा उठाने में, लेकिन चूंकि ये आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, नेता हैं, तो इन पर जो है अनुशंसा किया जाता है इनको गिरफ्तार करने के लिए। सारे सबूत होते हुए भी अनुशंसा की जाती है। अगर सरकार का मन नहीं होगा कि भाई हम इस पर केस नहीं चलवाना है तो नहीं चलेगा फिर। तो ये स्थिति है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस रखते हैं तो 0 टॉलरेंस रखिए, वरना भाषण के लिए और जनता को बरगलाने के लिए इस जुमले का इस्तेमाल मत कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।